हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 फ्लेमिंगो बुक लॉस्ट स्प्रिंग, इसकी समरी की। नाउ दिस चैप्टर इज रिटन बाय अनीस जंग। एक्चुअली चैप्टर नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्मॉल एक्सर्प्ट of a book Lost Spring Stories of Stolen Child, and this is written by अनीस जंग। अनीस जंग एक इंडियन राइटर थी। तो उनका जो बर्थ थी उनकी वो रोडकेला उड़ीसा में हुई थी, लेकिन उनका जो एडोलसेंस है या चाइल्डहुड है वो कहाँ पे गुजरा? हैदराबाद में। तो शी हैज़ सीन द डिफरेंट सिटीज़ एंड डिफरेंट टाउन्स एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया और अमेरिका में भी। तो फिर उन्होंने एक बुक लिखी लॉस्ट स्प्रिंग। इट मीन्स लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स लॉस्ट चाइल्डहुड, उन बच्चों का बचपन जिनका खो गया है बिना रीज़न के, उनके बारे में। तो इन दिस चैप्टर शी टॉक्स अबाउट टू, इन दिस एग्जाम शी टॉक्स अबाउट टू बॉयज जो जिनका बचपन खो गया है कहीं पे। नंबर 1, हम इसको स्टेप वाइज पढ़ेंगे सो दैट आपको इसकी समरी एकदम क्लियर कर रहे हैं। टू बॉयज, नंबर 1 साहिब आलम, एंड नंबर 2 मुकेश। Now what is the title of a साहिब आलम समरी? इसका टाइटल होता है Sometimes I find a rupee in the garbage। एक टाइटल है। इसके मतलब यानी कि इसमें इस स्टोरी की इसके गिर्द घूमेगी कि वो उसको कैसे वो गार्बेज के अंदर पैसे ढूंढता है स्लम्स में रहने के बाद, ठीक है। एंड नो ही इज फ्रॉम सीमापुरी, इट इज आउटस्कर्ट एरिया ऑफ दिल्ली, तो वहाँ का है। एंड मुकेश कहाँ का है? फिरोजाबाद का। और फिरोजाबाद किस लिए मशहूर है? फॉर बेंगल सेलिंग। तो वहाँ पर उससे बेंगल्स बनती है, तो उनकी फैमिली भी उसी से बिलोंग करती है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि अनीस जंग बोलती हैं इनको साहिब को कि आप क्यों ये सब करते हैं, कि मतलब ऐसा क्यों करते हैं आप? वो कहता है कि क्योंकि मेरे पास कुछ और करने के लिए है नहीं, तो आई हैव नथिंग टू डू। इन्हें कहती तुम फिर स्कूल क्यों नहीं चले जाओगे? वो कहता है कि क्योंकि हमारे पड़ोस में कोई स्कूल है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। तो राइट फ्रेंड को बोलते हैं अगर मैं एक स्कूल बनाऊंगी क्या आप आओगे? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ज़रूर आऊँगा मैं। फिर कुछ दिनों बाद उनको मिलते हैं, राइटर को कहते हैं कि क्या आपने स्कूल बना दिया? तो राइटर अनीस जंग कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हो गई कि एक ऐसा झूठा वादा करके, एक जिस वादे की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, इनकी ज़िंदगी में ऐसे हज़ारों वादे आ चुके हैं और चले गए हैं, हज़ारों लोगों ने वादे किए हैं, तोड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इनकी लाइफ ऐसी ही है। तो फिर वो कहती हैं कि एक दिन मैं पूछा साहिब से, मैंने पूछा कि आप क्यों पैर नंगे चलते हैं, आपके पास चप्पल आप क्यों नहीं पहनते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया क्योंकि मेरी चप्पल जो मेरी माँ है उन्होंने शेल्फ पे रखी, उठा के उतारती नहीं है। दूसरा बॉय कहता है कि नहीं, अगर वो उतार भी देती है ना तो ये फिर भी नहीं पहनेगा, क्योंकि कह रहा कि ये राइटर कहती हैं कि इनका एक रिप्लाई ये भी होता था अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस करने के लिए, ये कि हमारा ट्रेडिशन है, इसलिए नहीं हम पैदल यानी कि बिना पैरों के चलते, बिना चप्पल के चलते कि हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास पैसे हैं, लेकिन हमारा ट्रेडिशन है कि हम बिना चप्पल के चलते हैं। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन ताकि ये अपनी एम्बेरसमेंट, शाइनेस दूर करें। लेकिन कहता है कि एक लड़का उनमें से उसने बोला कि मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं पहनता। तो ये कहते हैं कि फिर मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक बंदा था, एक लड़का था यूडीपी से प्लेस, वहाँ से कह रहे कि उनका फादर, वो स्कूल जाया करते थे तो उनका फादर एक टेम्पल का प्रीस्ट था, तो वहाँ से जाते थे, वो हमेशा उस मंदिर के सामने जाके प्रेयर पूजा करते थे कि वो गॉडेस से मांगते थे कि मुझे एक जूते का एक जोड़ी मुझे दे दीजिए। तो ये कहते हैं कि तकरीबन 30 साल के बाद मैं वहाँ से गुजरी, मैंने देखा उस मंदिर के पास वो डेजोलेशन में सुनसान पड़ा है, लेकिन वहाँ पे रेड एंड वाइट कलर की चेयर्स लगे हैं। तो वहाँ पर एक नया सा पुजारी है, एक लड़का आता है वहाँ से आता है, ऐसे नखरे से उधर बैग फेंकता है, उसकी स्कूल यूनिफॉर्म है, शूज़ हैं। तो कहा कि जब मैंने देखा उसके जूते हैं तो फिर मुझे लगा कि गॉडेस ने ये दुआ कबूल कर ली, और देखो जो प्रीस्ट का बच्चा है अब उनके पास जूते हैं। लेकिन कहते कि इसके अलावा भी हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो बिना जूते के हैं। बात करते हैं वो सीमापुरी की, जो दिल्ली से फ्यू माइल्स अवे है सीमापुरी। वहाँ से
वहाँ पर जो लोग हैं एक्चुअली वो स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स मीन्स कौन से हैं? जो इलीगली आए हैं बांग्लादेश से 1971 की वॉर में। वो क्योंकि वहाँ पर तूफान आया, तो वहाँ की औरतों ने क्या कहा कि एक बार मैंने उस ग्रुप से पूछा, औरतों के ग्रुप से पूछा कि आप क्यों हो वहाँ, वो हरे भरे मैदान छोड़कर यहाँ पर स्लम्स में रह रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, उन हरे भरे मैदानों का क्या करना है जहाँ से हमें खाने को एक दाना भी ना मिले। यहाँ पर तो हम स्लम्स में हैं लेकिन कुछ तो खाने को मिलता है, पेट भर हम सोते हैं, बिना पेट दर्द बिना स्टमक दर्द के हम सोते हैं, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। तो कह रही कि वहीं पर तकरीबन 10,000 ऐसे रैग पिकर्स मैंने देखे, 10,000 से ज़्यादा जो वहाँ पर थे। उन्हीं में से साहिब भी एक था। उस साहिब को पता भी नहीं था कि साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है, जिसका मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लेकिन इसे नहीं पता कि वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स के नाम का मतलब है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। वो बस वो 5 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये उनको कॉइन मिल जाती है गार्बेज के अंदर, तो उनके लिए वो एक वंडर से भरा हुआ है। इट इज़ रैप्ड इन द वंडर, उनको लगता है। तो ये कहते हैं कि एक बार जो साहिब है वो सुबह सुबह खड़ा था, मैं उनको देखा कि वहाँ पर नेबरहुड में क्या था कि एक फेंसिंग करके, उससे आगे क्या था कि एक टेनिस क्लब था। कह रहे कि उसे देख रहा है, बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ देख रहा है। तो कह रहे कि मैंने उनको पूछा कि क्या आप भी खेलना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं खेलना चाहता हूँ। और कहने लगा कि कभी कभी जो गेट कीपर है ना, मुझे एंटर करते हैं, वो अलाउ करते हैं खेलने के लिए, ठीक है। और वो क्या करते हैं, कभी कभी स्विंग करने भी मुझे देते हैं, तो वो काफ़ी खुश होता है। तो कह रहे कि उन बच्चों को देख रहा खेलते हुए, तो इसने भी, साहिब ने भी अब जूते कहीं से ढूंढ के लाए हैं। एक थोड़ा कटा हुआ है, टेनिस शूज़ हैं, शायद किसी अमीर लड़के ने उनको होल की वजह से, थोड़े से होल की वजह से फेंक दिया हो, लेकिन साहिब को मिले। अब बिना पैरों के साहिब के पास एक थोड़ा सा होल वाला जूता मिले, ये तो ऐसा हो गया कोई सपना पूरा हो जाना जैसा हो गया। फिर कह रहे कि काफ़ी टाइम के बाद उनको मैंने देखा। एक बार मैंने उनको पूछा, साहिब क्या हो रहा है आजकल? उन्होंने जवाब दिया, अब मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास 800 रुपीज़ पर मंथ मुझे मिलते हैं, प्लस खाना पीना मिलता है जो टी स्टॉल है उसके ऊपर। तो उनके हाथ में एक डब्बा था, कैनिस्टर था दूध का। वो कह रहे हैं कि उनको जो डब्बा है, मैंने उनको पूछा क्या आपको ये जॉब पसंद है? कह रहे कि उनकी नज़रों से खुशी गायब हो गई। उनको वो डब्बा, जो छोटा सा डब्बा दूध का था, उनको वो भारी लग रहा था। किससे? जो खुद बहुत बड़ा रैग पिकिंग जो करते थे, वो कबाड़ उठाते, उस पर वो हल्का उनको लगता था कांधे पे इतना ज़्यादा, लेकिन वो दूध का डब्बा भारी लगता था। वो क्यों? क्योंकि वो जो दूध का डब्बा था वो उस दुकानदार का था, उस टी स्टॉल के ऑनर का था जहाँ पे वो जॉब करता था। लेकिन जो रैग पिकिंग था उसका अपना था। अब वो अपने आप का मास्टर नहीं रहा, वो किसी का गुलाम बन गया। चलते हैं स्टोरी के पार्ट 2 में, जहाँ पर मुकेश बात करते हैं, आई वांट टू ड्राइव अ कार। वो कह रहे कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। अब कह रहे कि यहाँ पर जो मुकेश ने बोला मैं कार चलाना चाहता हूँ, समझो एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि उसने इस सब से बाहर निकल कर कुछ सपना सोचा, बड़ा सोचा। अब कह रहे कि मुकेश के बारे में, वो फिरोज़ाबाद का रहने वाला है, और फिरोज़ाबाद में क्या है, सिर्फ बेंगल्स ही बेंगल्स है, बाहर अंदर जहाँ पे जाओ आपको बेंगल्स ही बेंगल्स मिलेंगे। इंडिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर, ग्लास ब्लोइंग की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर, कांच की, बेंगल्स की बहुत ज़्यादा है। तो कह रहे कि वहाँ पर हज़ारों फैमिलीज़ हैं वहाँ पर जो बेंगल्स बनाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं फैमिलीज़ में से एक फैमिली मुकेश की भी है। तो कह रही कि मैं मुकेश से बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अपने घर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने नया घर बनाया है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी घर बनाना। तो कह रहे कि मैं चल पड़ी, हम जा रहे हैं। तो हम उस स्लम्स में जा रहे हैं जहाँ टेम्परेरी ट्रांजिट टाउन बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, हिलते हुए दरवाजे, हिलती हुई खिड़कियाँ, छत हैं, मतलब तारपोलिन के छत हैं, वो वाटरप्रूफ क्लॉथ से बनाए हुए। कह रहे कि ऐसे किसी एक घर में उसने लात मारी, दरवाजे को ज़ोर से, हिलता हुआ दरवाज़ा खोला, तो अंदर गए हम। वो घर था किसका? मुकेश का। तो मुकेश कह रहे जब हम अंदर गए तो अंदर क्या है, मैंने देखा एक चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर जो पालक है, स्पिनिक है, वो पक रही है, और नीचे बड़ी प्लेट में सब्जियां रखी हुई हैं। तो वहाँ पर एक फ्रेल, एक वीक औरत, उसके आंखों में धुआं है, वो हंसते हुए बात करते हैं। तो ऑब्वियसली वो कौन थी? मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। वो घर की बहू थी। अब वो मुकेश का ख्याल रखती थी, मुकेश के बड़े भाई का, अच्छा जो फादर इन लॉ उसका। तो कुछ टाइम के बाद जो उनके फादर इन लॉ अंदर आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना घूंघट नीचे डालती हैं, क्योंकि उनका कस्टम होता है वो।
तो फिर कह रहे हैं कि जो मुकेश के फादर हैं वो बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया ज़िंदगी में, जो मुझे चूड़ियाँ बनाने आते थे मैंने अपने बच्चों को वो सिखाई, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मैंने एक घर बनाया है। कह रही को उन्होंने जब घर बनाया है वो ये कहते हैं, ऐसा लगता है कि उनको एक बहुत बड़ी जीत मिल गई जो बाकी किसी को नहीं मिली। कह रहे कि मैंने एक घर बनाया है। फिर कह रहे कि हम जो ग्रैंड मदर है मुकेश की, वो कहती हैं कि ये तो कर्म है इनके, ऐसा ही है, मतलब कि मेरे पति की भी आंखें चली गई इसी में बेंगल्स बनाते बनाते, क्योंकि फर्नेसेस में उसकी वजह से, गर्मी की वजह से वो या उससे जो केमिकल निकलते हैं उनकी वजह से आंखों की लाइट चली गई कितने बच्चों की। तो कह रहे कि अगर कानून अगर इन पर छापा डाले तो 20,000 से ज़्यादा बच्चों को आज़ाद करेगी इस यानी कि जो चाइल्ड लेबर्स है वहाँ से उनको दुनिया में लाने के लिए। लेकिन ये कहती है कि इनके पास कोई ऑप्शन दूसरा है भी नहीं। अब कह रही कि जब मैंने देखा वहाँ पर एक लड़की है साइड पे दूसरी बैठी हुई, सविता उसका नाम है, तो वो एक एल्डरली वुमेन के साथ, यानी कि ऑब्वियसली द ग्रैंड मदर वाज देयर, तो उनके साथ बैठी हैं, या जो दूसरी है मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है उनके साथ बैठी हुई हैं। वही चूड़ियों को क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रही है, वो ज्वाइंट कर रही है उस एलॉय से। कह रही उसको चूड़ियाँ लगी सविता को, लेकिन उसे नहीं पता कि इसकी होलीनेस के बारे में। ये इंडियन वुमेन्स का, इंडियन जो वुमेन है उनका सुहाग की निशानी होती है, या ये दीज आर ऑस्पिशियस, ओके, उनको नहीं पता। लेकिन कह रही कि उनके साथ जो एल्डरली वुमेन है उनको वो एक बार दुल्हन रह चुकी है, उन्हें पता है। तो एक टाइम आएगा कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा, जब सविता खुद दुल्हन बनेंगी उनको तब पता चलेगा कि चूड़ी की क्या कीमत है। जब उनको ब्राइडल ड्रेस में होंगे, उनके हाथ में मेहंदी लगी होगी, तब इनको पता चलेगा कि इन चूड़ियों की शुभता क्या है, यानी कि ये कितनी शुभ होती है, ये किससे सिंबलाइज्ड है। तो फिर कहता है कि अनिजन कहती है कि मैंने मुकेश को बोला या वहाँ पर जो बहुत सारे ग्रुप्स थे नौजवानों के, उनको मैंने बोला कि आप क्यों नहीं कोऑपरेटिव ज्वाइन कर रहे, यानी कि आप क्यों नहीं सारे मिल के एक ग्रुप बनाते, फिर कोई बिजनेस कैसे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कहा कि हम कैसे बनाएं, अगर बना भी ले तो पुलिस हमें घरेड़ करके ले जाएगी, हमें इलीगल ठहरा देगी। तो कह रहे कि इन सब के सुनने के बाद मुझे दो चीज़ें समझ में आई। देयर आर टू थिंग्स आर देयर। नंबर वन, वो फैमिलीज जो पॉवर्टी के बाउंड्रीज में फंसे हुए हैं और उनके ऊपर जो स्टिग्मा कास्ट लगा हुआ है, कास्ट का धब्बा है, वो उसके चलते वो उस गरीबी के चक्कर में फंसे हुए कभी बाहर नहीं निकल पाए। और दूसरा है द विशियस सर्कल में फंसे हुए, यानी कि वो नौजवान तबका जो ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, इन सब मिडल मैन, इन सब के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो इससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाते हैं। ये जो बैगेज है, जो बर्डन है उनके ऊपर डाला हुआ है, इनकी वजह से डाला हुआ है। तो ये दो ग्रुप्स पूरे बटे हुए थे, मैंने देखा। तो फिर कह रही कि फिर मैंने मुकेश को पूछा कि मुकेश मुझे रिपीट करता है, हाँ आई वांट टू ड्राइव अ कार। कह रहे कि मैंने उससे बोला ये तो दूर है काफ़ी, आप कैसे क्या करोगे। वो कह रहा है कि मैं पैदल जाऊँगा वहाँ तक, उस टाउन तक, लेकिन मैं कार सीखना चाहता हूँ। फिर ये कहती कि मैंने उनको बोला क्या आप प्लेन भी उड़ाना चाहते हैं। कहा कि इसका सपना इतना ज़्यादा नहीं था। वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया, एम्बैरेस हो गया ये सुनकर। तो कह रहे कि मुकेश फिरोज़ाबाद से आता है जहाँ पर बड़ी बड़ी कार चलती हैं, वो चाहता है कि वो भी कार चलाए, और कभी कभी प्लेन्स भी फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। सो दीज वर द सम एंड सबस्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो आई एम श्योर आपको कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग नहीं रहेगा। तो इसको आप देख लीजिए। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए। आई एम देयर टू आंसर फॉर यू।